हेलो दोस्तों। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 6 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सारे एग्ज़ाम के लिए इन टॉपिक का इम्पोर्टेंस है। इवन फॉर अदर बैंक एग्ज़ाम, उनके लिए भी जहाँ पे ऐसे या रिटन का कुछ भी आता है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ टॉपिक पर्टिकुलरली। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ताइवान स्टैंड ऑफ के लेके, और उससे इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए उस पे ये आर्टिकल लिखा गया है। द हिंदू से ही लिया गया है ये। दूसरा आर्टिकल है हमारा न्यू एज डिजिटल कॉमर्स, उसमें क्या चेंजेज आए हैं, उसमें और क्या चेंज लाने की जरूरत है ताकि और भी ज़्यादा इसका ग्रोथ हो। फिर जम्मू एंड कश्मीर में क्या ग्रोथ हुआ है, ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा ही आर्टिकल ये लिखा गया है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे प्रॉब्लम बढ़ रहा है, कैसे एलियनेशन हो रहा है। अब उसका जो सेकेंड काउंटर पार्ट है गवर्नमेंट के साइड से आया है, तो ये व्यू पॉइंट भी हमारे जानने के लिए जरूरी है। फिर नेक्स्ट जो है इंडियाज हाइयर क्लाइमेट टारगेट, ये लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से। इवन जम्मू एंड कश्मीर वाला आर्टिकल वो भी इंडियन एक्सप्रेस से ही लिया गया है। तो ये क्लाइमेट टारगेट हम लोगों ने सेट किया था अभी COP26 में, उसी को, उसके रिगार्डिंग क्या चेंजेस हमारे क्लाइमेट टारगेट में लाया गया है, वही चीज इस आर्टिकल में है। इसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को आपको लिख के कहाँ पोस्ट करना है उस समय पे हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला आर्टिकल, लेसन फॉर इंडिया फ्रॉम द ताइवान स्टैंड ऑफ। तो अभी जो ताइवान स्टैंड ऑफ का सिचुएशन बना है, इसका मेन कारण ये रहा कि जो यूनाइटेड स्टेट की हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनका एक ब्रीफ विजिट हुआ ताइवान में, और इसके बाद फिर चाइना ने वार्निंग इशू किया, इवन मिसाइल भी उसको सारे साइड से घेर लिया। ये सारी चीजें हुई हैं। क्या सिचुएशन बनेगा, यूएस चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ताइवान को क्या फेस करना पड़ सकता है, ये आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिया के लिए इस स्टैंड ऑफ से क्या लेसन है, वो इसमें जो ऑथर हैं उसी चीज को रखते हैं। ये इनका पर्सनल व्यू है, उससे काफी ज्यादा वेरिएशन हो सकता है कोई भी आदमी के व्यू में, लेकिन एक व्यू पॉइंट है जिसको कि हम लोग को जानना चाहिए। तो इसमें जो लेसन के बाद जब करते हैं, तो ये सबसे पहला लेसन ये है, ये बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियरली ये बता देना चाहिए कि कहां पे रेड लाइन है, यहां के बियॉन्ड हमारे सॉवरेनिटी और हमारे टेरिटरी में आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। ये बिल्कुल अनएम्बिगियस मैनर में, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आपको बता देना चाहिए, जैसा कि ताइवान ने किया। ताइवान को लगा कि उनका राइट प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस के साथ में वो उनके विजिट को अलाउ कर सकता है, उनको परमिट कर सकता है, इवन आफ्टर कि चाइना उसको मना कर रहा है उस चीज के लिए, उसके लिए वार्न भी किया गया। फिर भी उसने क्लियरली इसके साथ आगे गया, वो क्योंकि वो क्लियर कट बता रहा है कि ये मेरा सॉवरेन पोजीशन है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा अपना डिसीजन है कि कौन मेरी कंट्री में आएगा कौन नहीं आएगा। तो इंडिया के रिलेशन के तौर पे अगर देखें तो इंडिया को भी इसके लेके बिल्कुल ही क्लियर वर्ड्स में बताना चाहिए। जैसे कि जो अभी 2020 में चाइना का स्टैंड ऑफ का सिचुएशन था, तो जो इंडियन लीडरशिप थी वो इवन इस चीज को मान भी नहीं रही थी कि चाइनीज इनकर्सन हुआ है हमारी टेरिटरी में। तो इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जो इंडियन लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल है सिचुएशन उसमें। इसको हो सकता है अपोजिशन पार्टी भुनाए कि टेरिटरी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इसमें ऑथर इसी चीज को बताते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन की वजह से इस चीज को बहुत ही एम्बिगियस तरीके से ही प्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल क्लियर वर्ड में कभी बताया नहीं जाता है। तो जब ये क्लियर नहीं बताया जाता है तो इससे क्या दिक्कत होता है, इससे जो चाइना है उसको लगता है कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूं अपना जो टेरिटोरियल क्लेम है, कंटिन्यू इसके साथ में बढ़ सकता हूं, बहुत ज्यादा कुछ इसका विरोध टाइप का कुछ हो नहीं रहा है। फिर
एक और इससे जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ये उनको भी कंफ्यूज करता है कि जब जिसके यहाँ पे इनकर्सन हो रहा है वही जब कुछ नहीं बोल रहा है, देन हु आर वी टू टेक एनी स्टैंड। तो ये वाली दिक्कत होती है, तो ये कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी रहती है। तो इससे हमको जो क्लियर कट सपोर्ट मिलना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से अगेंस्ट चाइना, वो हम लोग गेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगला लेसन क्या है। अगला लेसन ये है कि अपीजमेंट जो है, किसी को अपीज करना, उसको आप कुछ भी गलत कर रहा है फिर भी आप उसको पुचकार के निकल जा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एक्शन उस तरीके का स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो ये जो है कभी भी चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट में सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जैसा कि देखा गया है अभी पास्ट में कि हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं वो चाइनीज लीडर से मिल रहे हैं, जबकि उसी सिचुएशन में, उसी सेम कंडीशन में जो उन चाइना की आर्मी है, पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो हमारा एलएसी के अंदर घुस रही है कंटिन्यू। तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलनी चाहिए, जैसा कि ऑथर यहां पे सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको साथ साथ में लेके चलने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनको क्लियर कट में बोला जाए कि एलएसी का जब तक रेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये हाई लेवल मीटिंग करने का कुछ ज्यादा औचित्य नहीं है। दूसरा ये चीज कि हम लोग इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है कहीं पे भी ताइवान या तिब्बत को लेकर के, चाइना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इंडो एरिया को लेके, फिर भी हम लोग इंडो एरिया को लेके कभी भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, जबकि सिचुएशन ये है कि इंडिया का भी कुछ टेरिटरी ये इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा है, जैसे अक्साई चीन और सराय वाला एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश में कुछ इनकर्सन ये करके रखता है। तो ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है। फिर भी हम लोग जो चाइना की सेंसिटिव एरिया है ताइवान और तिब्बत, उन पे हम लोग कभी भी बात नहीं करते हैं, किसी इंटरनेशनल फोरम में खुल के आगे नहीं रखते हैं इस बात को। आगे तीसरा एक और जो पॉइंट दिखता है अपीजमेंट का, वो ये है कि क्वाड जो है 2000 के आसपास में ही चलना शुरू हो गया था, स्टार्टिंग हो गई थी उस ग्रुपिंग की, लेकिन चाइना ने वहां पे ऑब्जेक्ट किया था, जिसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा थोड़ा इसको लाइटली लेने लग गए थे, उतना स्ट्रांगली परस्यू नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। अभी तो स्ट्रांगली इंडिया इसके साथ में आ रहा है आगे, लेकिन वो सिचुएशन वहां पे बनी थी। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है अपीजमेंट का, वो ये कि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है इंडियन टेरिटरी बहुत सारा। तो इसको हम लोग जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक ये पार्ट ऑफ अपीजमेंट ही है, आप उसको क्लियर मान ही नहीं रहे। तो फिर आप उसकी शक्तियों को उसी डायरेक्शन में आप बस सहयोग करते चले जा रहे हैं। अगला जो सजेशन और लेसन जो बताया गया है कि ताइवान से हमें सीखना चाहिए इस आर्टिकल में, वो ये है कि जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि इकोनॉमी और ट्रेड ये अगर चलता रहेगा तो उससे जो है आप एग्रेसिव चाइना को लोअर डाउन करने के लिए इसको आप ट्रेड वाला जो टूल है बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो इस वजह से भी ज्यादा उसके अगेंस्ट में बोलना हमारे हित में नहीं है। अगर ये बात को लेके चला जाता, अगर ताइवान इस चीज को सोच रहा होता, तो जो ताइवान है उसका बहुत ही स्ट्रांग टाई है, इकोनॉमिक टाई चाइना के साथ में, दोनों ही कंट्री का इंटरडिपेंडेंस है। लेकिन इसके बाद भी जो ताइवान है अपने राइट्स को असर्ट करने में कहीं से भी पीछे नहीं हटा है। तो जब हम लोग चाइना से बिजनेस करते हैं तो वहां पे हम लोग को ये चीज श्योर करना पड़ेगा कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं चाइना के टर्म पे ना करके हम लोग अपने टर्म पे बिजनेस करें। तो ये सारा लेसन जो है ताइवान से सीखने की जरूरत इंडिया को है अपने फॉरेन पॉलिसी में, जैसा कि ये ऑथर सजेस्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे जो ऑथर हैं इसके अगेंस्ट भी हैं, वो बोलते हैं कि जो बातचीत है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जो एक्चुअल डिस्प्यूट है उस पर काम होते रहना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन और बेहतर होगा जब इकोनॉमिक रिलेशन ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी की ओर बढ़ता है। तो ये दोनों व्यू पॉइंट हमारे पास है, तो दोनों ही व्यू पॉइंट में आपको जो अच्छा लगे उसके साथ में आप आगे परस्यू कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये है कि ए सेट ऑफ आर्गुमेंट आपके पास हमेशा बना रहना चाहिए कि आप दोनों साइड से जो भी जिस डायरेक्शन में आपको अपना मत रखना हो रखा जा सके।
तो इस आर्टिकल में इतना है। हम लोग आते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है न्यू एज डिजिटल कॉमर्स। इसको लेके इसमें क्या चैलेंजेस हैं, कैसे शुरू हुआ है, क्या क्या चीजें और इसमें ठीक हो सकती हैं, इसको लेके। तो अभी जो सिचुएशन है, डिजिटलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए कोरोना एक बड़ा फैक्टर रहा। ये हमारे लाइफ में डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दिया और उसको प्रमोट भी कर दिया अननोइंगली। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग ई कॉमर्स पोर्टल से जो परचेजिंग करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। पेमेंट में जो है नॉन टच पेमेंट की ओर हम लोग ज़्यादा स्विच किए, यूपीआई वाला पेमेंट। इसके अलावा जो स्विचिंग है, हम लोग का लर्निंग तक ऑनलाइन होने लग गया है। यूट्यूब पे और बहुत सारे अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना करके अनअकैडमी, बैजू, इस तरीके के बहुत सारे पोर्टल हैं, तो वो अपना चला रहे हैं। उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। फिर हेल्थ सर्विसेज के लिए कंसल्टेशन, वो भी ऑनलाइन की ओर काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन बढ़ा है। तो ये दिखाता है कि नए दौर में जो डिजिटलाइजेशन है ये लगातार बढ़ने ही वाला है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आई है। फॉर एग्जांपल आधार है हमारा, यूपीआई है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, तो ये इसी लाइन पे है ये चीजें। लेकिन ये जो ई कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा था, इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जो लोकल शॉपकीपर्स हैं वो इस चीज के फायदे से, उनको पूरा फायदा इस चीज का नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि उसके लिए उनके अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा। फिर वो compete कैसे कर पाएंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके अगेंस्ट में। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए अभी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो आपको उस वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट का तो डिटेल मिल ही जाएगा, आप जो सर्च कर रहे हैं। उसके साथ में जो भी वेबसाइट रजिस्टर्ड होंगे ONDC पे और वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, उनका भी आपका सर्च रिजल्ट में आपका दिखने लगेगा कि ये प्रोडक्ट इस साइट पे इतने कीमत पे। तो ये उनको एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करा रहा है ONDC। अब ONDC तो प्रोवाइड कर दिया गया। अब ONDC जो लॉन्च किया गया है इंडिया में, वो अप्रैल 2022 में 5 सिटी में लॉन्च किया गया था, जिसको अभी 18 सिटी में एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये जो नीचे एक डायग्राम बनाया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखें कि ONDC क्या कर रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हम लोग को मिलता है तो वहां पे अगर ये डायग्राम देते हैं कि ONDC जो पहले प्लेटफॉर्म सेंट्रिक पैराडाइम था, किसी अमेजन या फ्लिपकार्ट इसी ई सेंट्रिक, बिल्कुल एक स्पेसिफिक जो बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है, वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक ई कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा था। इसको ONDC ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है हमारे देश के नेशनल मार्केट, नेशनल जो ऑनलाइन मार्केट है उसको। हमारे देश के जो जितने भी ऑनलाइन मार्केट है, जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ONDC प्लेटफॉर्म की इस पे जा सकते हैं, वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। उनका प्रोडक्ट बिल्कुल जो बड़ी कंपनीज हैं उनके इक्विवेलेंट में दिखने लगेगा। तो ये फोटो आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखें कि कैसे इसको दिखाना है। खैर, इस टॉपिक में जो अपना आर्टिकल है उसमें और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए बात की गई कि जो ONDC है इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, टाइमली, हाई स्पीड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम से। जो भी डिस्प्यूट होते हैं, मतभेद होते हैं, उनका सॉल्यूशन जल्द जल्द किया जाए, सस्ते में किया जाए, टाइमली मैनर में किया जाए। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन ऑफर किया गया है वो है ODR, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये जो ODR है, ODR का आपको क्या फायदा मिलता है कि आपका 24/7 अवेलेबल है। ये आप कभी भी कहीं से भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ज्योग्राफी का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे बैठे हैं वहीं से आप इस चीज को रजिस्टर कर सकते हैं। और जो जुडिशियरी में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा अगर आप केस डालते हैं तो फिर वही फंसा रहेगा वो चीज़। तो वो जो जुडिशियल लॉग जैम है, जो फंसा हुआ है केसेस, उससे भी आपको निजात मिल जाती है ODR में। इसके अलावा जो कंपनी और कस्टमर है उनके बीच में भी ट्रस्ट, लॉयल्टी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में ODR मदद करता है।
अब देखें कि ओडीआर का यूज हो रहा है किस पैमाने पे ग्लोबली या इंडिया में हो रहा है, उस चीज को देखते हैं। तो जो ईबे कंपनी है, ये ई कॉमर्स की ही सबसे बड़ी माना जाए तो बहुत ही बड़ी ये प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी तो एक बड़ा आंकड़ा देखना पड़ेगा इसका, लेकिन काफी इनका नाम है। तो ये कंपनी जो है ओडीआर यूज कर रही है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और हर साल लगभग जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके साथ में 60 मिलियन डिस्प्यूट ओडीआर की मदद से सॉल्व करती है। इसी चीज को जो चाइना का ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा, उसने भी अडॉप्ट किया है ओडीआर को। इंडिया में जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने की यूपीआई को लॉन्च किया है, उन्होंने भी मैंडेट किया है कि जितने भी यूपीआई प्लेटफॉर्म्स हैं वो ओडीआर का यूज करें। कोई भी फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर के अगर डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कुछ और भी प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन में हमारे कंप्लेंट को रिड्रेस करते हैं, जैसे सेबी का स्कोर्स है। स्कोर्स का अगर फुल फॉर्म देखें तो सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। आरबीआई का सीएमएस है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट एक पोर्टल लेके आई थी समाधान, जो कि जो पेमेंट डिले होता है एमएसएमईज को, उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता है, उसी को मॉनिटर करने के लिए एमएसएमई समाधान लाया गया है। इसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ दिन पहले डाटा भी देखा था कि करीब करीब 8.3 लाख करोड़ रुपीस पेंडिंग है हमारे एमएसएमईज को, पैसा उतना दिया जाना है। तो ये उनके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है उस आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग इस पोर्टल पे देखते हैं कि पोर्टल में एमएसएमई समाधान लॉन्च किया गया। उसके अलावा आरटीआई के बारे में जानकारी और बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए, ऑनलाइन आप उसका फर्स्ट और सेकेंड अपील फाइल करने के लिए, तो ये एक पोर्टल दिया गया है आरटीआई ऑनलाइन। ये भी जो है एक तरीके का ओडीआर मैकेनिज्म ही है। तो ये आर्टिकल हमारा इतनी सारी जानकारी देता है। इसके बाद हम लोग अगला जो आर्टिकल है उस पर आते हैं। ये आर्टिकल लिखा गया है मनोज सिन्हा जी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं करंट में। ये व्यू पॉइंट दे रहे हैं इस तरीके का कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया और उसके बाद फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर को डेवलपमेंट के रास्ते पे लाने के लिए, उन्हीं का इन्होंने जिक्र किया है। तो कल हम लोगों ने जो आर्टिकल देखा था उसमें ठीक अपोजिट व्यू पॉइंट था कि कैसे एलियनेशन हो रहा है, कैसे सिविलियंस की मृत्यु हो रही है, तो वो एक अलग व्यू पॉइंट था। ये हमारा गवर्नमेंट के साइड से व्यू पॉइंट है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, जानेंगे। तो पहला जो इनका पॉइंट है वो है कि डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आर्टिकल 370 से पहले, जो 2019 से पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है 2018-19, उसमें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टेट में गया था वो था 9,229 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पे एक्टिव थे, जबकि यही जो है 2021-22 में करीब 50,267 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी इंप्लीमेंटेशन फेज में चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे इसका ग्रोथ फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए अभी वहां पे रोड कनेक्टिविटी और जो टनल्स हैं, सुरंग हैं, उसको बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर जी यहां पे देते हैं कि जो उनका सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है वो पिछले 3 साल में 43.83% बढ़ा है। वहीं अगर इकोनॉमिक सेक्टर की स्पेंडिंग की बात की जाए तो उसमें बढ़ोतरी 45.60% की देखने को मिली है। नेक्स्ट है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, इसको इंप्लीमेंट किया गया है ताकि लोग जो हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके इंप्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें वो अपनी बात रख सकें। फिर नेक्स्ट है कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज किया जा रहा है यूनियन टेरिटरी में, इस जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। तो इस चीज का जो यूज किया जा रहा है इसका एक्नोलॉजमेंट इस बेसिस पे दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरीज में
सबसे टॉप पे था, जो रिपोर्ट आई थी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर सबसे टॉप पे था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, और क्या चेंजेस लाया गया है। स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, बहुत सारे वैसे पुराने व्यवस्था थी वो जो चली आ रही थी, उसको यहां पे रोका गया है। जैसे ओल्ड दरबार मूव, ये होता था कि जम्मू एंड कश्मीर में राजधानी का ट्रांसफर होता था, ठंडी का कैपिटल अलग होता था वहां पे और गर्मी का कैपिटल अलग होता था। गर्मी में जो है श्रीनगर शिफ्ट हो जाती थी पूरी की पूरी सरकार, और ठंडे में जो ठंडी का सीजन होता था उसमें जम्मू में शिफ्ट हो जाती थी गवर्नमेंट। यही दरबार मूव इसी को बोलते हैं। इसमें इस जो मेथड है इसको बंद कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है, जिससे कि जो सालाना खर्च बच रहा है वो 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को बच रहा है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव महीना है वो 1 महीना एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको मिल जा रहा है काम को करने के लिए। इसकी वजह से होता क्या था कि पूरा सामान उठा के आप ठंडी में यहां शिफ्ट करें, गर्मी में वहां शिफ्ट करें, तो इसमें काफी ज्यादा खर्च होता था, कंटिन्यूटी नहीं बनी रह पाती थी, तो ये दिक्कतें थी। इसको एंड करने से ये सारी दिक्कतों को सॉल्व किया जा चुका है, इस मूव को एंड करने से। नेक्स्ट जो एक चीज और बताते हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, वो कहते हैं कि पिछला जो 6-7 महीने का पीरियड है, जनवरी से जुलाई, इस पीरियड में जो टूरिस्ट का फुटफॉल है जम्मू एंड कश्मीर में, वो करीब 1 करोड़ टूरिस्ट लोगों ने विजिट किया है इस यूनियन टेरिटरी को। ये दिखाता है कि कैसे टूरिस्ट फुटफॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि और भी ज्यादा जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, लोकल सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, उनके ग्रोथ के लिए कैसे फायदेमंद होने वाला है। अगला जो पॉइंट पुटअप किया गया है वो ये है कि पिछले 70 सालों में जो इन्वेस्टमेंट इस रीजन में अट्रैक्ट हुआ था वो मात्र 15,000 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले 2 साल में 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल स्टेट में रिसीव किया जा चुका है। ये दिखा रहा है कि कैसे जो है गवर्नमेंट यहां पे उस रीजन को प्रमोट करने में, उसका ग्रोथ के इंश्योर करने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा और भी आंकड़ा इसमें दिया गया था कि कैसे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बढ़ाया गया है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस काम कर रही है, तो ये कुछ और चीजें भी थी। तो अगर आप चाहें तो उस पॉइंट को भी कैरी कर सकते हैं इसके साथ में, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता कैरी करना, इस वजह से मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया है यहाँ पे। खैर, इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। हम लोग आते हैं अपना अगला आर्टिकल, इंडियाज हायर क्लाइमेट टारगेट। ये जो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड कॉलम होता है वहां से उठाया गया है। तो इस वाले में जो टारगेट है वो रिवाइज किया है, उसको हम लोग इस पिक्चर में देख लेते हैं। तो जो टारगेट है इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, ये हम लोगों ने 2015 में अपना एनडीसी सबमिट किया था। एनडीसी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब आप खुद बताएं कि आप अपना जो क्लाइमेट एक्शन की डायरेक्शन में क्या काम करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट ये लिया था कि 33 से 35% जो हमारा 2005 का लेवल होगा इमिशन इंटेंसिटी का, उसमें हम 33 से 35% की कमी लेके आएंगे। इसी चीज को अपडेट किया गया है। जो अभी क्लाइमेट टारगेट है इसमें बोला गया है कि 2030 तक हम लोग इसको 45% तक अपना इमिशन इंटेंसिटी को घटाएंगे 2005 लेवल से 2030 तक। तो ये क्यों किया गया है उसका भी अगर हम लोग रीजन समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2016 में ही जो 24% तक का इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन कर चुके थे, और ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 30% तो हम लोग अभी ही पहुंच चुके हैं। जो टारगेट था 2030 में उससे काफी पहले उस चीज को हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो इस वजह से इस टारगेट को रिवाइज किया गया है। दूसरा ये कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स का हमारा टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है, इसका हम लोगों ने एनडीसी 2015 में टारगेट रखा था कि 40% जो हमारा इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग जनरेट करेंगे। इसी को अपडेट किया गया है, बोला गया है कि 40% की जगह हम लोग 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे 2030 तक। ये भी क्यों किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने
जून दिस ईयर, जो जून 2022 है, इसी में हम लोगों ने 41.5% पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करना, इसको अचीव कर चुके हैं। ये डाटा भी पास्ट में दिया गया था, खैर आगे एक और ग्राफ दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। अगला एक और जो टारगेट है वो है कार्बन सिंक को लेके। तो कार्बन सिंक मतलब क्या बोला गया था कि हम लोग एडिशनल जो है 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल सिंक थ्रू एफॉरेस्टेशन, जंगल लगा के आप जो है एडिशनल इतना कार्बन सिंक पैदा करेंगे। ये हम लोग 2015 के एनडीसी में ये टारगेट चल रहा था। इसमें अपडेट करके इसको कुछ नहीं किया गया है, सेम रखा गया है, इसमें कोई अपडेटेशन नहीं है। इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है उसको भी कुछ विशेष डाटा सरकार की तरफ से या फिर किसी और सर्वे की तरफ से नहीं रिलीज किया गया है, तो क्या प्रोग्रेस है वो क्लियर नहीं है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लासगो में जो COP26 हुआ था वहां पे पंचामृत इंट्रोड्यूस किया था। तो पंचामृत के तहत में इन्होंने 5 बातें कही थी। 5 बातों में जो पहला बात यह था कि नॉन फॉसिल फ्यूल का इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसको भी इस टारगेट में इंक्लूड नहीं किया गया है। इंक्लूड ना करने का अगर कारण हम लोग देखें तो हम लोग का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूरा का पूरा जो अभी है वो है 403 गीगावाट। तो उस लेवल तक हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे उसमें थोड़ा सा संशय है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इसको अभी इसमें टारगेट में नहीं लिया है। कारण क्या कि एक और चीज है कि अभी जो हमारा रिन्यूएबल से जनरेशन है वो है करीब आपका 167 गीगावाट। जो टोटल वो 403 में 167 हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो फॉसिल फ्यूल से जनरेशन है वो 236 गीगावाट जनरेट हो रहा है। तो 167 से 500 गीगावाट तक पहुंचना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। इस वजह से हम लोग इसको इस टारगेट में जो रिवाइज हुआ है वहां पे नहीं लेके आए। फिर दूसरा, जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% हम लोग इससे लेके आएंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से, इसको इसमें टारगेट में लाया गया है, 50% किया गया है, क्योंकि 40% वाला तो हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जो तीसरा हमारा पंचामृत में बोला गया था कि 1 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ये हम लोग अपने इससे रिड्यूस करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्टेड इमिशन अभी से 2030 के बीच में होने वाला है उसको हम लोग उतना CO2 इक्विवेलेंट 1 बिलियन टन उससे कम करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ कैसे मीजर करेंगे, क्या करेंगे, इसके बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इसी वजह से यहां पे जो टारगेट है उसमें भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट जो हमारा पंचामृत में बोला गया था कि इमिशन इंटेंसिटी जो है ये हम लोग 45% तक कम करेंगे, जो कि रिवाइज हुआ है। पहले 33 से 35% लिया गया था, इसको रिवाइज किया गया है 45%। तो इसका भी क्लियर कट टारगेट अभी दे दिया गया। नेक्स्ट जो बात थी पंचामृत में वो था कि नेट जीरो कार्बन इमिशन का स्टेटस ये हम लोग 2070 तक अचीव करेंगे, 2070। ये न्यूज़पेपर में थोड़ा सा गलत आई थिंक मिसप्रिंट हुआ है इनके साइड से, तो ये 2070 होना चाहिए। तो इसको जो है कहीं पे भी एनडीसी में शामिल नहीं किया गया है। कारण ये बताया गया है कि ये तो हर 5 साल 10 साल पे जो हमारा क्लाइमेट एक्शन की डायरेक्शन में जो प्रोग्रेस होगा उसको मीजर करते हुए धीरे धीरे ही कम्युलेटिवली उसके लिए जाया जा सकता है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टारगेट रखना कोई मतलब की बात नहीं। तो इस वाले में इतनी सारी बातें थी, इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि ये जो है पूछा गया है। पिछले बार जो यूपीएससी मेंस 2021 पूछा था उसमें सीधा सीधा पूछा गया था कि जो COP26 है उसका क्या आउटकम रहा इंडिया के साइड से और वर्ल्ड लेवल पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसी से संबंधित डाटा है इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल है रिन्यूअल वाला इन पर्टिकुलर करके चलें तो उससे हम लोग 41.5% पावर जनरेट कर रहे हैं, 167 गीगावाट। और जो फॉसिल फ्यूल है उससे हमारा जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी उसका टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 58.5% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहां से जनरेट कर रहे हैं। तो ये डाटा आपको काम आ सकता है, कहीं पे भी इसको पाई चार्ट के तौर पे या फिर बार चार्ट के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी एनर्जी मिक्स की बात हो इंडिया की कैसा है तो क्या क्या चीज उसमें कंस्टिट्यूट करता है तो आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे इस पे।
क्वेश्चन है हमारा आज का कि कैन दी वीसीएस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एसएचजी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये बात की गई है कि एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका क्या रोल है जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन का जो वीसीएस साइकिल है उसको तोड़ने में। वो कैसे तोड़ेंगे कि एसएचजी के थ्रू हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो ये कैसे कैसे किया जा सकता है, इसको आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। इस क्वेश्चन को जो भी यूपीएससी लिख रहे हो, यूपीपीएससी लिख रहे हो मेंस, और बीपीएससी लिख रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग इसको ट्राई करें। और जो बीपीएससी वाले हों वो थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक रहते हुए चलें, क्योंकि बिहार में काफ़ी अच्छा स्कीम चल रहा है इसको प्रमोट करने के लिए, जीविका। उसको हम लोगों ने, जो हमारा बीपीएससी स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे और वो डील किया है बजट, उस सेक्शन में हम लोगों ने इस पर बात की थी। उसके संदर्भ में रहते हुए इस आंसर को आप लोग लिखें कि बिहार में कैसे प्रोग्रेस कर सकता है और क्या कर सकता है। और जो बाकी यूपीएससी और यूपीपीएससी वाले हैं तो वो नेशनल लेवल पे इस चीज को लिखें। और लिखने के बाद आप जो आंसर है, आंसर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप अपना जो आंसर लिख रहे हैं उसको पोस्ट करें, हम लोग उसका इवेल्युएशन प्रोवाइड कराते हैं। प्लस साथ में अगले जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, कल का सेशन, उसमें हम लोग इसका मॉडल आंसर भी देते हैं कि आप खुद भी इवेल्युएट कर लें। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर पोस्ट करने में थोड़ा सा झिझकते हैं कि वो ग्रुप में पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो इंडिविजुअली मुझको भी चाहे तो सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर ग्रुप में करेंगे तो इससे फायदा ये होता है कि आपको पीर टू पीर जो लोग हैं जो साथ में आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साइड से भी इवेल्युएशन मिलता है। तो ये इसमें डरने शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको पोस्ट करना चाहिए ग्रुप में ही। बट स्टिल अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप इंडिविजुअली मुझको पोस्ट कर सकते हैं, मुझको आंसर सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड गिविंग लॉट्स ऑफ लव टू आवर चैनल। मैं एक अपील करूंगा कि